नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज पाकिस्तान की सोच के दो टुकड़े कर देने वाला ऐतिहासिक दिन है। आज 16 दिसंबर है और 45 साल पहले आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए मिट गया। विजय दिवस पर आपको गर्व महसूस कराने वाला स्पेशल विश्लेषण हम आपको खबरदार में आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात नोट नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए डायलॉग्स की। 23 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जवाब दिया और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को चाणक्य का अर्थशास्त्र भी बताया, जिन्होंने नोटबंदी को संगठित लूट बताया था। इंदिरा जी ने वाईबी चौहान को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बी रेड्डी, उन्होंने इसी साल अक्टूबर में एक मेमोरियल लेक्चर में अपना भाषण करते हुए एक बात उजागर की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण मैं कोट कर रहा हूं। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 1971 में जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थी, एक वांछू कमेटी बनी थी और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। वांछू कमेटी का कहना था कि 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है, यह हम कल्पना कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोट नीति पर पूरा रिसर्च करके आए थे। पुराने नेताओं की कही बातें, पुरानी किताबों में लिखे किस्से, पुरानी कमेटियों की कही बातें, इंदिरा गांधी के राज से लेकर मनमोहन सिंह के राज तक। अपनी नोट नीति के पक्ष में पीएम आज सबको इतिहास याद दिलाने लगे। इंदिरा जी ने वाईबी चौहान को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा। ये 1971 में सारे रिपोर्ट थे, उनके ये वित्त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्यकता है, देश के लिए जरूरी है। और उस समय के सीनियर सिविल सर्वेंट ने लिखा है कि वाईबी चौहान को जब ये पूछा गया, सारी बात रुक गई। इस प्रकार से देश को चलाया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण मैं कोट कर रहा हूं। ये उन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई 1991 को क्या कहा था, देखिए फर्क कैसे आ रहा है। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी उनके 2004 और 1991 में कही बातों की याद दिलाई, जब वो कड़े फैसले लेने की बातें कर रहे थे। कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ विरोध को मजबूत करने के लिए संसद के इसी सत्र में मनमोहन सिंह को उतारा था, जिन्होंने नोट नीति को संगठित लूट तक बता दिया। आज पीएम मोदी ने चाणक्य नीति का जिक्र करके पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को 10 साल के राज की याद दिलाई। क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। चाणक्य नीति में एक बहुत ही उत्तम बात कही गई है। करी अनीति जन जोरेऊ दशे वर्ष ठहराए, 11वें के लागते जड़ऊ मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। पीएम ने नोट नीति के बाद अपने अगले टारगेट बेनामी प्रॉपर्टी के मुद्दे का भी जिक्र किया और लगे हाथ पुरानी सरकारों को भी फैसले ना करने के लिए लपेट लिया। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी।
आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? इस सत्र में संसद तो चली नहीं, राहुल गांधी के भी बोलने पर भूकंप लाने की कस्में अधूरी रह गई। लेकिन जाते जाते पीएम मोदी ने डायलॉग मारने का मौका नहीं छोड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों तक किसी को नहीं बख्शा। मौसमी सिंह और रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नोटबंदी पर राजनीति में पूरा संसद सत्र नहीं चला। आज संसद सत्र का आखिरी दिन था। बहस और चर्चा की उम्मीद आज भी नहीं थी और हुआ भी वही। एक महीने में संसद कितने काम की निकली और राहुल गांधी के वो दावे क्यों दिल में ही दबे रह गए जो उन्होंने 2 दिन पहले पीएम मोदी को लेकर किए थे। विपक्ष की राजनीति और संसद के कामकाज का भी विश्लेषण जरूरी है। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, हम उसको रखना चाहते हैं, हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। दिल में दबाए राहुल गांधी उल्टे पीएम से मिलने आज पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। शाम को राहुल गांधी गोवा में थे, माइक और मंच था, समय भी रहा होगा। मोदी के खिलाफ बोले भी बहुत, लेकिन कोई खुलासा करने वाले दावे उनके दिमाग से शायद उतर गए, जो कुछ दिन पहले वो कर रहे थे। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर फायर बॉम्बिंग की। 99% लोगों से पैसा खींचो, 1% सुपर रिच लोगों को, 50 परिवारों को सींचो। यह था डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य। राहुल गांधी आज विपक्ष की उस टीम के साथ भी थे जो नोटबंदी के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने गई थी। हालांकि इस टीम से एसपी, बीएसपी, लेफ्ट पार्टियां दूर रही। विपक्ष की एकता संसद सत्र के साथ ही समाप्त हो गई। 15 साल में पहली बार संसद के किसी सत्र में सबसे कम काम हुआ है। लोकसभा में 16% तो राज्यसभा में 20% काम ही हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा के 92 घंटे बर्बाद हो गए। राज्यसभा में 330 लिस्टेड सवालों में सिर्फ 2 का ही मौखिक जवाब मिला। इस सत्र में 10 बिल पेश हुए, लोकसभा में सिर्फ 4 और राज्यसभा में सिर्फ 1 बिल ही पास हुआ। जमीन की हकीकत को देख नहीं पा रही है विपक्ष और कांग्रेस, इसलिए उसका ऐसे रिफ्लेक्शन इस सदन में भी हुआ है। ये दुख की बात। इस राजनीति के बीच लोगों की दिक्कतों को भी देखना होगा। हमने कई शहरों में इस बात का रियलिटी चेक किया कि क्या लोगों को बैंक से तय लिमिट के 24,000 रुपए मिल रहे हैं। कई जगहों पर बैंकों में कैश की बहुत बड़ी किल्लत दिखी। कई जगहों पर 24,000 क्या 4,000 रुपए ही मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। कई जगहों पर कुछ बेहतर स्थिति भी दिखी। नोटबंदी का ऐलान हुए 35 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में दिल्ली 6 के दरियागंज इलाके में क्या है जमीनी हालात? जो लिमिट है 24,000 रुपया रखी गई है, वो निकल पा रहा है अभी बैंक से? नहीं जी, 24,000 तो निकल नहीं पा रहा, 10,000 रुपए निकलना है। अब आप ही बताइए, 1 महीने से 8 तारीख से मुहिम चालू हुई थी मोदी जी की, अभी तक मैंने कोई भी पैसा नहीं निकाला। कुछ बैंकों में 24,000 रुपए मिल रहे हैं, जैसे सरकारी बैंक ऑफ इंडिया वगैरह है और स्टेट बैंक वगैरह में 24,000 रुपए मिल रहे हैं। सिर्फ 10,000 रुपए निकल रहे हैं। 10,000 निकल पा रहे हैं जी। तो अलग अलग बैंक्स में ट्राई किया कि केवल एक ही बैंक की सूरत हाल है? सब बैंकों में यही है। निकल पा रहा है पूरा 24,000 जो लिमिट तय की गई? नहीं सर, 10,000 रुपए निकल पा रहे हैं और पूरे दिन परेशान होने के बाद सर। नोटबंदी के 1.25 महीने हो गए। आप देख सकते हैं कि बैंक की स्थिति अभी भी भीड़ काफी है और लोग अपनी बारी के इंतजार में हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को 2-2 चेक लेकर आना पड़ता है। 24,000 रुपये रकम नहीं है, ये कहना आमतौर पे ये सुनने को मिलता है बैंक से कि पैसे नहीं है। आपका क्या नाम है? अनुग्रह कुमार सिंह जी अनुग्रह जी, आप बताएं कि क्या क्या स्थिति है बैंक की? बैंक के यहाँ तो स्थिति ठीक है जी। हाँ, पैसे हैं? हाँ पैसे हैं, बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, उसके बाद ठीक है। कभी 24,000 रुपये आपने निकाला? 24 नहीं निकाला, मैं तो 30,000 निकाला है। हाँ, करंट था मेरा जी। निकल गया एक बार में? हाँ निकल गया।
इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर। ये पंचवटी का ब्रांच है। हालांकि सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात यहाँ पे होती है वो ये होती है कि उनके पास कैश ही नहीं होती, जिसके चलते जो आम इंसान को एक हफ्ते में सेविंग अकाउंट से 24,000 विड्रॉल जो मिलता है वो यहाँ पे बैंक से नहीं मिल पा रहा है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ, मुझे 6,000 रुपया आज देने को कहा है और सप्ताह में एक बार 10,000 रुपया दे रहे हैं, उसके अलावा नहीं दे रहे हैं। लेकिन लिमिट तो 24,000 की। हाँ, लेकिन बैंक कहती है हमारे पास जितना होगा उसी में से हम बांट के सबको देंगे, तो 6-6 हज़ार दे रहे हैं। जयपुर के ज्यादातर बैंकों में हालात सामान्य हो गए हैं। बैंकों के बाहर तो छोड़िए, अंदर भी भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में बिल्कुल भीड़ नहीं है। यही स्थिति बाकी सारी बैंकों की है। ये देखिए, ये जो है ये बता रहे हैं कि ये पैसा इन्होंने रिलीज़ किया है सुबह से 24,000 ये जितने लोग 24,000 निकालना चाह रहे हैं उन सबको ये बैंक ने अभी तक सुबह से दिए हैं। लेकिन लोग कम आ रहे हैं पैसा निकालने के लिए। बैंक में नहीं, हाँ, पैसे कमी नहीं है। पैसे कमी जो हाँ जिस हिसाब से जो आ रहे हैं हम तो सबको दे रहे हैं, किसी को मोड़ा नहीं है पैसे के कारण अभी तक। तो क्या आज तो पैसे की कोई कमी नहीं जी, कोई कमी नहीं, मिल रहा है पैसा हमें यहाँ से बिल्कुल। इस वक्त मैं रायपुर की कटोरा तालाब स्थित पीएनबी की ब्रांच में हूं। अभी हमने अंदर का जायजा लिया। स्थिति बिल्कुल सामान्य है। इक्का दुक्का ही ग्राहक आ रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि 50 दिन के भीतर स्थिति सामान्य होती जाएगी और वो नजारा अब देखने मिल रहा है। लोगों को पर्याप्त रकम भी मिल रही है जो सरकार ने निर्धारित की है। आपने कितना रकम निकाला? 24,000 निकाला हूं। क्या नाम है आपका? पहले तो तुलेंद्र कुमार वर्मा। नहीं सर, हाँ, तो पूरा पैसा मिल गया आपको? मिल गया सर जी। आपका नाम क्या है? मन्नूलाल वर्मा। वर्मा जी, कितना पैसा आपने मांगा और वो क्या मिल गया पूरा? अपने को 26,000 लेना था और 24,000 पूरा का पूरा मिल गया। खबरदार में अब हम पाकिस्तान को उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार की याद दिलाएंगे, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन 45 साल पहले पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त घुटने टेक दिए थे। आज ही के दिन 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ढाका के रेसकोर्स मैदान पर पाकिस्तानी सेना के सरेंडर का ऐतिहासिक वीडियो देख रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर खान नियाजी सरेंडर के दस्तावेज पर साइन करते दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान 1971 की हार को भूलने लगा है। इसीलिए अब हम पाकिस्तान की 1971 वाली याददाश्त दुरुस्त करने के लिए 1971 की जंग का फ्लैशबैक दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको साल 1971 का एक दुर्लभ वीडियो दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना बेहद शर्मिंदगी के साथ ढाका में भारतीय सेना के सामने हथियार डालते हुए दिख रही है। 16 दिसंबर 1971 की शाम ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें पाकिस्तानी थल सेना, वायुसेना और नेवी के 24,000 जवान ढाका कैंट के ग्राउंड में भारतीय सेना के सामने सरेंडर के लिए पहुंचे। It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka. सबसे पहले भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व सिंह नागरा ने सरेंडर कर रहे पाकिस्तानी सेना को भरोसा दिलाया कि उनके साथ जिनेवा समझौते के तहत बर्ताव किया जाएगा। We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your ranks. इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। ये भारत के लिए गर्व के पल थे और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का एहसास। All right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you know, you can understand our feelings. But as the general said, it does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because
for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. और इस तरह 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर की सेरेमनी पूरी हुई। 1971 की जंग में हार मानकर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त घुटने टेक दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर तो है ही, साथ ही फास्टेस्ट सरेंडर भी है, क्योंकि सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना ने हार कबूल कर ली और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। इसी के साथ 16 दिसंबर 1971 को दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान को 20% जमीन से हाथ धोना पड़ा और पाकिस्तान की 60% आबादी वाला पूर्वी पाकिस्तान नया देश बनकर दुनिया के नक्शे पर आया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग की शुरुआत क्यों हुई और कैसे यह जंग सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक शर्मिंदगी साबित हुई, इन सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान 71 की वो जंग जब हिंदुस्तान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान जब हिंदुस्तान ने 13 दिनों में तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान जब तुम्हारे 93,000 सैनिक लाचार युद्धबंदी बने। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान जब बांटने चले थे तुम हिंदुस्तान को और खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? Nothing but exaggerated lies. Pakistan launched a full-scale war against us. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दायरे में फैला हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में दमन की राजनीति आजादी के बाद से ही चल रही थी। जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर बाशिंदे को बस एक ही भाषा बोलनी चाहिए, उर्दू और सिर्फ उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, तब इस बगावत को कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि रिफ्यूजियों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. इंदिरा ने सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बुलावा भेजा। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. ईस्ट पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान अत्याचार की ऐसी हदें पार कर रहा था कि उसे बंगाल का कसाई कहा जा रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने टिक्का खान को पद से हटाकर जनरल नियाजी को ईस्ट की बागडोर थमा ली। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इसीलिए उसने पश्चिमी सरहद पर हमला बोल दिया। Pakistan launched a full-scale war against us. The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. भारत ने उसी रात से पश्चिमी सीमा पर हवाई गश्त शुरू की। और पूर्वी सीमा पर पाकिस्तान के 2 एयरफील्ड पर बमबारी कर दी। पूर्व में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता कम नहीं थी। जनरल नियाजी ने किलेबंदी का रास्ता अपनाया था। सभी कम्युनिकेशन सेंटर, पुल पर कब्जा मजबूत किया। नियाजी ने अहम शहरों को किले में तब्दील कर दिया, पर ढाका को लेकर ऐसी कोई कोशिश नहीं की। शायद किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ढाका तक भारतीय पहुंच सकते हैं। जंग शुरू हुए महज 10 दिन बीते थे और जीत करीब दिख रही। उधर हिंदुस्तानी फौज ढाका की ओर आगे बढ़े जा रही थी और नियाजी युद्ध विराम के लिए बार-बार गिड़गिड़ा रहे। Who spread the rumor that I have run away? I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You will see my dead body are alive. जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ-साफ कहा कि अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा। अपनी साफ मंशा दिखाने के लिए ही उन्होंने 15 दिसंबर की शाम 5 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया। बंदूकें अब खामोश थी, पर ढाका की तरफ बढ़ते भारतीय फौज के कदम थमे नहीं थे। जब ढाका में 3000 भारतीय सैनिक दाखिल हुए थे, उस वक्त वहां पाकिस्तानी सेना की तादाद 30,000 थी। उनके पास गोलियां इतनी थीं कि 1 महीने और लड़ सकते थे। और भारत के पास न सिर्फ सैनिक कम थे, बल्कि असलहा भी सिर्फ 4 दिन का था। पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ। 16 दिसंबर की सुबह जनरल सैम मानेकशॉ ने पूर्वी मोर्चे पर तैनात जनरल JFR जेकब को फोन लगाया और आदेश दिया कि वो जनरल नियाजी के पास सरेंडर के दस्तावेज लेकर जाएं और उनके दस्तखत लेकर आएं। नियाजी को पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों से कोई आश्वासन मिल नहीं रहा था। अमेरिका भी चुप बैठा हुआ था, यानी नियाजी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जान बचानी थी तो सरेंडर करना ही था। विजय दिवस पर जरूरी है कि हम अपने परमवीर चक्र विजेताओं को भी सलाम करें। 71 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान के पहले मोर्चे पर फतेह दिलाने वाले लांस नाइक अल्बर्ट एक्का। पश्चिम में बसंतर की लड़ाई में टैंकों पर भारी पड़ने वाले 22 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
बसंतर में ही पाक पर सबसे निर्णायक प्रहार करने वाले मेजर होशियार सिंह। और भारतीय वायुसेना के परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो आसमान से पाकिस्तानियों पर मौत बनकर बरसे थे। तुम भूले तो नहीं पाकिस्तान, दुनिया की आंखों के सामने वो सरेंडर, जब एक एक पाकिस्तानी सैनिक ने हथियार डाला था। भूल गए तो याद दिला दे, तुमने अपनी आधी जमीन गंवा दी थी, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, रुतबा तार तार हो गया था, अपनी आधी जल सेना, चौथाई वायु सेना और 1/3 सेना को इस युद्ध में गंवा दिया था तुमने। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे, दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे, और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। पर याद ही रखना है तो ये भी न भूलना, वो हिंदुस्तान ही था जिसने जीती हुई जमीन पर निगाह भी नहीं डाली, कब्जा तो दूर, ढाका में तिरंगा तक नहीं फहराया, 93,000 पाकिस्तानियों को युद्ध बंदी बनाया जरूर, लेकिन तुम्हारी तरह यातना नहीं दी। पाकिस्तान ने जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ किया था वही सब कुछ आज बलूचिस्तान में कर रहा है। जिस तरह का सौतेला बर्ताव वहां किया था वैसा अब बलूचिस्तान के साथ कर रहा है। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का साइज घटकर आधा रह जाएगा। पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ते पूर्वी पाकिस्तान को भारत का साथ मिला और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारतीय सेना की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था, लेकिन अपनी आजादी के बाद बांग्लादेश ने खुद को संभाला, तरक्की की राह पर पाकिस्तान को पछाड़ता चला गया। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर कई मामलों में पाकिस्तान से बेहतर है। इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। साल 2015 में बांग्लादेश की जीडीपी विकास दर 7.2% थी, पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर थी सिर्फ 4.2%, यानी बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान की विकास दर 3% धीमी है। बांग्लादेश हर साल $30 अरब के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $10 अरब के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, यानी बांग्लादेश के मुकाबले करीब 66% कम। बांग्लादेश में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन जीने की संभावना करीब 70 साल है, जबकि पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 67 साल है, यानी बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में लोग औसतन 3 साल कम जीते हैं। बांग्लादेश में काम करने लायक 5% आबादी बेरोजगार है, जबकि पाकिस्तान में 6.5% आबादी बेरोजगार है, यानी बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में 32% ज्यादा बेरोजगारी है। बांग्लादेश में शिशु मृत्यु दर 1000 पर 45 बच्चों की है, जबकि पाकिस्तान में 1000 पर 57 बच्चों की, यानी बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में जन्म के वक्त बच्चे की मौत के चांस करीब 26% ज्यादा होते हैं। हालांकि गरीबी के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से थोड़ा पीछे है। बांग्लादेश में 31.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में गरीबों का आंकड़ा 22.3 है, यानी बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में 29.2% कम गरीबी है। बांग्लादेश जानता है कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं, शायद इसीलिए इकोनॉमी के कई मोर्चों पर वो पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे रहा है और कई मामलों में पाकिस्तान से आगे है। लेकिन पाकिस्तान के नजरिए से सोचें तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 1971 की जंग में 2 टुकड़े होने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा और आज भी पाकिस्तान को बांग्लादेश से मुंह की खानी पड़ रही है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।